ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल टॉपिक, जो कि है हाउ टू राइट क्रिटिकल एनालिसिस इन एग्जाम। तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीज़ है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो कि पेपर में जा रहे हो या असाइनमेंट कर रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टॉपिक टू नो अबाउट। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्रिटिकल एनालिसिस, what is critical analysis in literature, easy steps to write, tips to write and examples of critical analysis। तो कोई भी हम जब काम करने लग जाएं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज़। सेम इज़ द थिंग, क्रिटिकल एनालिसिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एनालिसिस है क्या, तभी हम एक अच्छे क्रिटिकल एनालिसिस लिख पाएंगे। तो क्रिटिकल एनालिसिस है क्या, देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू इवैल्यूएट एन ऑथर्स वर्क। Purpose of critical analysis is to engage with the text instead of simply reading it over and accepting everything it says without questioning। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है किसी भी ऑथर के काम को इवेलुएट करना, मतलब जज करना। और फिर ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग ऐसे ही चुपचाप रीड करने लग गए और जो भी लिखा है या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको चुपचाप एक्सेप्ट करने लग गए विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। दिस इज़ नॉट क्रिटिकल एनालिसिस। लेकिन इसमें होता है कि हमने जो पढ़ा उसके बारे में ना क्वेश्चंस करने होते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या करने होते हैं और कैसे करने होते हैं ये आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन अबाउट द टॉपिक, ये एक इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन है किसी टॉपिक के बारे में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, इमेज हो, पोइट्री हो, नॉवल हो, जो भी हो, किसी भी तरह का परफॉर्मेंस हो, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस इज एबिलिटी टू, क्रिटिकल रीडिंग इज द एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टिंग एवरीथिंग इट सेज। तो क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए हमें क्रिटिकल रीडिंग की स्किल होनी चाहिए। क्रिटिकल रीडिंग मतलब चुपचाप रीड करते चले जाना नहीं, बल्कि क्रिटिकल रीडिंग का मतलब है जब हम रीड कर रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें हैं उनको समझना, उसके बारे में क्वेश्चन करना कि ये हो किससे गया, ये क्या चीज़, और इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस करना जो कि आगे आप लोगों को पता लग जाएंगे। वो होती है द स्किल ऑफ और द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल रीडिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो एक डिज़ायरेबल स्किल है तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा होता ही ये है कि हम लोग प्रोफेशनल लाइफ के लिए ना हम लोग रेडी हो रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमारे लिए क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए। दैट्स वाई ये यूनिवर्सिटी में भी इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आप पेपर में जा रहे हो, असाइनमेंट में भी क्रिटिकल एनालिसिस का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्रिटिकल एनालिसिस जो है हमें ये एबिलिटी देती है कि हम लोग क्या करते हैं, इश्यूज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करने की ना हमारे अंदर एबिलिटी आ जाती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, सपोज़ हमारी ज़िंदगी में कोई इशू है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, किसी भी तरह का इशू है, तो उसकी जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं कि हो क्या गया, कैसे हो गया, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना, उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। तो इस तरह से जब हमें क्रिटिकल एनालिसिस की स्किल आ जाती है ना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते हमारे आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये एबिलिटी आती है कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ जाती है बिकॉज ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, लिटरेचर में क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। लिटरेचर के अंदर जो क्रिटिकल एनालिसिस की जाती है उसको हम कहेंगे लिटरेरी क्रिटिकल एनालिसिस। ओके, अ लिटरेरी क्रिटिकल एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ वर्क ऑफ फिक्शन, पोइट्री और ड्रामा बाय मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। ओके, लिटरेचर के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस कैसे की जाती है, बाय मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के ज़रिए की जाती है, चाहे वो कोई पोइट्री हो, ड्रामा हो, फिक्शन हो, नॉवल हो, नॉवलेट हो, जो भी हो, उसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और इसी इंटरप्रिटेशन के ज़रिए हमारी क्रिटिकल एनालिसिस होती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इंटरप्रिटेशन क्या चीज़ है। व्हाट इज़ एन इंटरप्रिटेशन? एन इंटरप्रिटेशन इज़ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स दैट एड्रेसेस मीनिंग, किसी भी शख्स का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो कि किसी चीज़ के मीनिंग को बता रहा होता है। सपोज मैंने पढ़ ली कोई पॉम, ठीक है, और इस पॉम के मीनिंग को एड्रेस करने के लिए मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स क्या है। अगर मैं किसी को बताने लग जाऊँ कि वो पॉम क्या थी, किस चीज़ के बारे में थी, कैसी थी, तो उसके बारे में मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्स क्या होगा, उसको हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन। ओके, वो तो हो गया। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि हाउ डू वी डेवलप एन इंटरप्रिटेशन, कि हम लोग इंटरप्रिटेशन कैसे डेवलप करें। इंटरप्रिटेशंस आर डेवलप बाय इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट है, नॉवल है, पोइट्री है, जो भी है, जिस चीज़ का भी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के इन डेप्थ एग्जामिनेशन करने के बाद हमें उस चीज़ की इंटरप्रिटेशन हासिल होती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग हासिल होती है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन का मतलब है बहुत गहराई में जाके हर वर्ड को देखना, हर चीज़ को देखना, उसके बैकग्राउंड को देखना, देख के फिर उस चीज़ को समझना कहलाता है इन डेप्थ एग्जामिनेशन। ठीक हो गया।
और अगर हम रिसर्च पेपर में करें तो फिर उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफन विल बी द थीसिस ऑफ योर पेपर। अगर हम रिसर्च पेपर लिख लें तो उसमें थीसिस जो होगा वही हमारा इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ओके, हाउ डू यू कंडक्ट एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट। ये तो हो गया, हमें समझ आ गया कि क्रिटिकल एनालिसिस कैसे की जाती है, इंटरप्रिटेशन के ज़रिए की जाती है, और इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन के ज़रिए की जाती है। अब अगला सवाल है कि इन डेप्थ एग्जामिनेशन कैसे हम कंडक्ट करें। जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ें तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन हम कैसे करें। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, स्टेप टू स्टेप आप लोगों ने इनको अच्छे से समझना है, ताकि वीडियो के एंड पे आप लोग इस काबिल हो जाएं कि आप एक अच्छी क्रिटिकल एनालिसिस लिख पाएँ और एक अच्छे क्रिटिक बन जाएँ विद इन द एग्जामिनेशन हॉल। Okay, examine the title carefully. Often the title is a clue to an important idea in the work. तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, जब भी हम कोई क्रिटिकल एनालिसिस लिखने जा रहे हैं तो जो टेक्स्ट हमारे पास है उसका हमने देखना है टाइटल। ठीक हो गया, क्योंकि टाइटल के अंदर ज़्यादातर हमें एक क्लू मिलता है कि उस वर्क का मेन थीम क्या है या फिर वो वर्क किस बारे में है, इसका क्लू हमें मिलता है टाइटल में। तो सबसे पहले हमने टाइटल को केयरफुली देखना है, और फिर ये करना है कि अगर लुक अप इन डिक्शनरी यानी वर्ड्स विच आर नॉट फैमिलियर, तो हमें वोकेबलरी होनी चाहिए। जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता है तो हमने उसको डिक्शनरी में देखना है, हमने अपनी वोकेबलरी सबसे पहले क्लियर करनी है। ठीक हो गया। आफ्टर रीडिंग द वर्क द फर्स्ट टाइम आस्क योरसेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए एक दफ़ा पहले रीड करें। ठीक हो गया, उस टेक्स्ट को एक दफ़ा पहले रीड करें। सबसे पहले टॉपिक देखें, फिर वोकेबलरी अपनी क्लियर करें, फिर उसको एक दफ़ा रीड करें। रीड करने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग पूछ लें खुद से, किसी और से नहीं पूछना, खुद से ही पूछना है कि व्हाट इज़ द जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल सेटिंग, हाउ डज दिस अफेक्ट द स्टोरी और पोम। तो सबसे पहले हमने ना जियोग्राफिकल या हिस्टोरिकल या सोशल सेटिंग देखनी है। सपोज़ हमने कोई पोम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या देखना है कि वो पोम लिखी किस टाइम पे थी, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, जो ईरा होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो लिखा गया है उस पर। ठीक हो गया, हमने उसके सबसे पहले हिस्ट्री को देखना है, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल या फिर सोशल सेटिंग को देखना है। उसके बाद हु इज़ द मेन कैरेक्टर, अगर नॉवल वगैरह या पोम वगैरह है तो उसमें हमने देखना है कि कौन है मेन कैरेक्टर, एक या एक से ज़्यादा। तो मेन कैरेक्टर्स को हमने पहले देखना है, उसके बाद हमने देखना है सेकेंडरी कैरेक्टर्स। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स के बाद जो कैरेक्टर्स आते हैं, फिर देखना है कि वो जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है वो मेन कैरेक्टर्स के साथ कैसे उनका लिंक है, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, उनका कोई सोशल रिलेशन है या किसी और तरह का रिलेशन है, तो हमने उनका लिंक देखना है। डज द मेन कैरेक्टर चेंज, इफ़ सो हाउ एंड वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट। तो फिर हमने क्वेश्चन पूछना है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, और अगर चेंज हो रहा है, सपोज़ नॉवल है तो नॉवल में ज़्यादातर होता है कि मेन कैरेक्टर के अंदर ना कोई चेंजिंग आ रही होती है, तो हमने देखना है कि उस कैरेक्टर के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, अगर आ रही है तो कैसे आ रही है, और अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है। इन चीज़ों को, इन सवालों को हमने पूछना है खुद से। ओके, यहाँ तक हम करेंगे। करने के बाद अगला सवाल होगा व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो किसी भी राइटिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, स्पेशली नॉवेल्स का। तो हमने देखना है फिर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि उस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, झगड़ा किस बात पे है, मतलब जो तसादुम होता है ख्यालात का वो किस बात पे आ रहा है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये डेवलप कैसे हो गया मतलब ये जो तसादुम है ख्यालात का ये आ कैसे गया, और फिर बाद में रिजॉल्व कैसे हो गया, ये हमने देखना है। हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, हाउ डज दिस इन्फ्लुएंस द स्टोरी और पोएम। तो स्टोरी कौन बता रहा है, कुछ दफ़ा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि राइटर खुद ही स्टोरी बता रहा होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा होता है कि किसी और, मतलब कोई और पर्सन होता है जो स्टोरी टेल कर रहा होता है। तो हमने फिर यहाँ के देखना होता है कि हु इज़ टेलिंग द स्टोरी। ठीक है, स्पीकर कौन है। इन पोइट्री यू कैन फाइंड अ पैटर्न ऑफ राइम एंड मीटर। अगर हम लोग राइम की स्पेलिंग गलत हो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पोइट्री में हमने ये देखना होता है कि पैटर्न क्या है राइम का, ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या है, और उस पोम का मीटर वगैरह क्या है, और फिर यहाँ तक हमने ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, यहाँ तक तो हमें इतना होना चाहिए कि हमें इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, लेकिन अगर हमें नहीं मिलता तो हमें दोबारा से उस चीज़ को रीड करके इन सब क्वेश्चंस का आंसर हासिल करना है। ठीक हो गया। फिर अगले क्वेश्चंस, यहाँ तक आपका हो गया एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस आपने ये पूछने हैं खुद से, कैन यू समराइज द ऑथर्स मीनिंग इन वन पैराग्राफ। अगर हम कोई पोम, पैराग्राफ, टेक्स्ट वगैरह पढ़ रहे हैं तो क्या मैं अब इस काबिल हो गई हूँ या हो गया हूँ कि मैं उस ऑथर जो भी हमें बताना चाह रहा था उसको समराइज़ कर सकूँ किसी पैराग्राफ में। सपोज़ मैंने पोम पढ़ी तो अब क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उस पोम के मीनिंग को मैं एक पैराग्राफ की शक्ल में समराइज़ कर सकूँ। अगर हाँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो दोबारा से पढ़ लीजिएगा। कैन यू स्टेट अ थीम ऑफ वर्क इन वन सेंटेंस। ठीक है, उस वर्क का जो भी हम पढ़ रहे थे, जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे थे, उसका थीम
क्या हम एक सेंटेंस में बता सकते हैं कि उसका मेन थीम क्या था? अगर बता सकते हैं तो एक्सेलेंट, नहीं तो फिर से पढ़ के इस थीम को समझ लीजिएगा। कैन यू आइडेंटिफाई एनी सैम्बल्स और मेटाफर्स, व्हाट डू दे मीन? फिर हमने देखना है कि अगर उस टेक्स्ट के अंदर हमें कोई सैम्बल्स, मेटाफर, सिमिली वगैरह जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो हमें मिल गए और उनका क्या मतलब है। उनकी हमने ना टेक्स्ट के अंदर से हाईलाइट करके हमने उनको समझना होता है कि यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ, यहाँ सिमिली यूज़ हुई, यहाँ पे सैम्बल यूज़ हुआ। इस तरह से हमने ना यहाँ तक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ओके, हो गया यहाँ तक। फिर अब ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने खुद से पूछने हैं आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट और वाइल रीडिंग द टेक्स्ट। फिर हो गई हमारी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगर हम इस काबिल हो गए कि हम उसकी समरी बता सकें, हम उसके थीम्स बता सकें, हम उसके अंदर के फिगर्स ऑफ स्पीच बता सकें, हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में बता सकें, तो मतलब ये कि हमारी इंटरप्रिटेशन हो गई। और अगर आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी इंटरप्रिटेशन तो बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब क्या करना है कि आपने अपनी इंटरप्रिटेशन को प्रूव करना है। वो कैसे? You prove your interpretation by finding a pattern of examples in the literature that support your idea. You find this pattern in the literary elements such as plot, point of view, character, setting, samples, tone, and style. In poetry, the use of language, rhyme, meter, and metaphors are also patterns that can support your interpretation. Okay, suppose मैंने कोई पोम पढ़ने के बाद मैंने ये इंटरप्रिटेशन लिया कि ये जो पोम है इसका टोन बहुत ही सॉफ्ट और काम है, ठीक है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन हो गई। अब मैं इस बात को कैसे प्रूव करूँ कि पोम का टोन सच्ची में काम और सॉफ्ट था? तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे उस टेक्स्ट के अंदर से कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे निकालने होंगे जो मेरी बात को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमने अपनी इंटरप्रिटेशन को प्रूव करना है, ठीक हो गया। प्रूफ कैसे किया जाता है? टेक्स्ट से डायरेक्ट रेफरेंस के ज़रिए। और इसीलिए क्रिटिकल एनालिसिस में डायरेक्ट रेफरेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेक्स्ट के अंदर से वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एज इट इज़ लिख लें अपनी क्रिटिकल एनालिसिस में, ताकि आपकी जो एनालिसिस है वो प्रूफ हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बन जाए, ठीक हो गया। इफ़ इंटरप्रिटेशंस आर एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आर ऑल इंटरप्रिटेशंस वैलिड। अब ये हो गया, मैंने पहले बताया था कि इंटरप्रिटेशन क्या है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है। मेरा रिस्पॉन्स किसी पोम के बारे में जो है वो मेरा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो अगर सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है तो क्या सारे ही इंटरप्रिटेशंस वैलिड होंगे? क्या सारे इंटरप्रिटेशन सही होंगे? इसका आंसर है because an interpretation must be supported. The strength or weakness of your interpretation rests on the strength or weakness of your argument. In other words, you must organize a discussion that convinces the reader that your point of view is astute. Okay, तो हमारी इंटरप्रिटेशन, हमने क्या करना है, अपनी इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे करना है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए करना है, टेक्स्ट से डायरेक्ट रेफरेंस के ज़रिए करना है। तो अगर हमने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, अगर हमने टेक्स्ट से डायरेक्ट रेफरेंस लाया है और अगर हमने अपने पॉइंट्स को क्लियर और सॉलिड रीज़न दे के अपने पॉइंट्स को क्लियर किया है, तो मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन वैलिड है। नहीं तो हमारा इंटरप्रिटेशन इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, काइंड ऑफ वीक होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के लिए हमने अपने इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करना है डायरेक्ट रेफरेंस के ज़रिए। पहली बात, लिटरेचर से आपको कोई कहीं और से भी रेफरेंस मिलता है तो उसके ज़रिए, ठीक हो गया। और फिर इस तरह से कि उस पोएम के अंदर से, ये तो मैंने बता दिया कि डायरेक्ट रेफरेंस लाना है, डायरेक्ट एज इट इज़ कोट्स, एज इट इज़ वर्ड्स को लेके आना है अपने एनालिसिस के अंदर टू सपोर्ट और टू स्ट्रेंथन योर एनालिसिस, ठीक हो गया। ओके, हाउ मच ऑफ स्टोरी शुड यू रीटेल इन क्रिटिकल एनालिसिस? ये तो हो गया कि हमने कोई स्टोरी पढ़ ली, उसकी हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो कितना बताना चाहिए हमें कि क्रिटिकल एनालिसिस कितनी होनी चाहिए? क्या हम ये कि पूरी स्टोरी बताने बैठ जाएँ क्रिटिकल एनालिसिस में, या ये कि आधी बताएं, या ये कि थोड़ी बताएं? तो क्या चीज़ है? यू डू नीड टू लोकेट योर रीडर टू द सीन और सेक्शन ऑफ द पोम दैट यू आर डिस्कसिंग, ठीक है। हम लिख रहे हैं तो हमारा, सपोज हम पेपर में बैठ के लिख रहे हैं, तो हमारा रीडर कौन होगा? टीचर, जो हमारा पेपर चेक कर रहा है, क्योंकि वो हमारे पेपर को रीड करे, तो दैट विल बी आवर रीडर। तो हमें अपने रीडर को ये बताना होता है कि असल सीन क्या चल रहा है, ठीक है, पोइट्री में, पोम में, कि असल बात क्या है, सीन के बारे में हमें उनको बताना है, पहले लिखना है। देयरफॉर सम प्लॉट समरी इज़ नेसेसरी, इसलिए ना थोड़ी सी प्लॉट समरी बताना लाजमी है, पूरी नहीं, थोड़ी सी, ठीक है, कि ये स्टोरी इस तरह है, इस बारे में है और ये हो रहा है, थोड़ा सा बता दिया, पूरा नहीं। बट रीटेलिंग द स्टोरी और पोम इज़ नॉट कंसीडर्ड एन एनालिसिस। लेकिन हम अगर उस स्टोरी को बिल्कुल शुरू से ही बताने लग जाएँ, दोबारा रीटेल करने लग जाएँ, या उस पोम को ही दोबारा से हम बताने लग जाएँ पूरी तरह से A to Z, तो ये एनालिसिस में शुमार नहीं होता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है हमारी एनालिसिस में। ओके, तो हमने ये सोचना होता है कि हमारा जो रीडर है उसने पोम पहले ही पढ़ा है, उसको पता है स्टोरी के बारे में, बस थोड़ा सा उसको उसका हिंट दें और फिर आगे अपनी एनालिसिस, यानी कि आपने क्या चीज़ें फाइंड की उसके बारे में बता दें, ठीक है।
व्हाट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन अ क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ कैसे लिखी जाए, ठीक है। एनी सेकेंडरी सोर्स मस्ट और कोर्स बी डॉक्यूमेंटेड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, मिस टाइपिंग हो गई है। ऑल्सो डायरेक्ट कोट्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड, डायरेक्ट कोट्स हमें लिखने चाहिए जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। स्टोरी या पोम के अंदर से डायरेक्ट कोट्स हमने अपने एनालिसिस में लिखना है। Unlike secondary sources, a summary of a literary scene or event does not need documentation. Secondary source, ठीक है, हमने अगर किसी और सोर्स से लिया है तो उसमें फिर ये चीज़ ना समरी वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम पोएम से ही कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए ये चीज़ नहीं है। टिपिकली MLA स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन इज़ यूज। जब हम हायर लेवल पे जाके ना रिसर्च वगैरह करते हैं किसी जर्नल के लिए, तो उसमें MLA उसका अपना स्टाइल होता है लिखने का, लेकिन फ़िलहाल हम एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो बस हमने बस लिखना है। MLA स्टाइल कोई स्टाइल नहीं देखना, बस लिखना है और अच्छा लिखना है, इतना लिखना है कि हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाए, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने रख दी है साइड पे एक पोम, लॉस फिलोसफी बाय PB शैली, और फिर उसकी क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से करेंगे, क्या स्टेप्स हैं और क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, जब हम क्रिटिकल एनालिसिस अपनी लिखेंगे तो किस तरह होगा, ये सारा इधर है, ठीक हो गया। तो लॉस फिलोसफी PB शैली की पोम है। देखिए सबसे पहले हमने क्रिटिकल रीडिंग करनी है, ठीक है, समझते हुए इस पोम को रीड करना है। सो लेट्स गो, साथ साथ पढ़ लीजिएगा। डू शेडो मी, द फाउंटेन्स मिंगल विद द रिवर एंड द रिवर्स विद द ओशन, the winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single, all things by a law divine, in one another's being mingled. Why not I with thine? तो हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा को ही ले रहे हैं, तो बस फर्स्ट स्टैंजा की रीडिंग हमने करी। तो सबसे पहले देखें पीछे आप स्लाइड्स में थोड़ा सा फ्लैश बैक करें, तो सबसे पहले क्या चीज़ हमने करनी थी, टाइटल को देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोम का टाइटल है लव्स फिलॉसफी। अच्छा, तो इसमें दो बातें आ गई, एक लव एक फ़िलासफ़ी। तो मतलब ये हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है कि इस पोम के अंदर जो है ना वो लव के बारे में कोई फ़िलासफ़ी टाइप बताई गई है, कि ये मतलब जिस तरह फ़िलासफ़र्स नहीं अपना आइडिया बताते इस तरह का पोम के अंदर होगा। ये हमें ना एक हिंट मिल गया टाइटल से, ठीक हो गया। फिर हम चलेंगे वोकैबलरी की तरफ। अपनी सारी वोकैबलरी हम फर्स्ट स्टैंजा के अंदर देखेंगे कि कोई अगर डिफ़िकल्ट वर्ड है तो हम उसकी ना मीनिंग को फाइंड करें। तो फाउंटेन तो वही हो गया फवारा, मिंगल मतलब मिलना, इसके अलावा क्या चीज़, डिवाइन मतलब नेचर, ठीक हो गया। और दाइन मतलब योर के लिए ना, यू या योर के लिए ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था, तो ये हमारी वोकैबलरी हो गई, ठीक है। फिर हम देखेंगे हिस्टोरिकल सेटिंग कि ये पोम जो है वो कब लिखी थी। देखें 1803 नहीं, पर्सी बिश शैले ने लिखी है, PB शैले ने लिखी है पोम, जो कि 1803 से 1822 तक थे, दुनिया में थे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। तो इस टाइम की हिस्टोरिकल सेटिंग क्या है, ये टाइम कौन सा था। अच्छा, ये टाइम फिर हम सोचेंगे, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो जाके सर्च वगैरह करेंगे कि ये टाइम वो टाइम था जब लिटरेचर के अंदर रोमांटिक मोमेंट चला था, ठीक हो गया। रोमांटिक मोमेंट क्या चीज़ है, रोमांटिक मोमेंट ये कि रोमांटिक मोमेंट पोइट्स ने इसलिए चलाई थी ताकि इंसान को नेचर, इमोशंस और लव और इस तरह की चीज़ों के ना ज़्यादा करीब करें। तो फिर हमें यहाँ से ये हिंट मिल गया कि अच्छा ये जो पोम है ये एक रोमांटिक पोम है, मतलब ये इस पोम के अंदर नेचर, लव और इमोशंस पे फोकस होगा, ठीक हो गया। ये हमें एक हिंट मिल गया। फिर कैरेक्टर्स देखने हैं हमने, तो वो तो स्टोरी नॉवल वगैरह में ज़्यादा होते हैं। फिर थीम्स, तो हिस्टोरिकल सेटिंग से हमें पता लग गया कि इसके अंदर थीम ऑफ लव है, थीम ऑफ नेचर है। फिर से अगर हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ें तो हमें पता लगता है कि इसमें थीम ऑफ कनेक्टेडनेस है, ठीक है, कि कैसे चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रही हैं। फाउंटेन्स का रिवर, फाउंटेन्स का पानी रिवर के साथ कनेक्ट हो रहा है, रिवर का पानी ओशन के साथ कनेक्ट हो रहा है। हेवन के अंदर जो विंड्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं, दुनिया में कोई चीज़ सिंगल नहीं है। तो फिर यहाँ से हमें पता लग गया कि यहाँ पे थीम ऑफ कनेक्टेडनेस है, थीम ऑफ लव है, और फिर जो है ना थीम ऑफ नेचर भी है, क्योंकि माउंटेन्स, फाउंटेन्स, रिवर, ओशन, ये सारी चीज़ें ना थीम ऑफ नेचर को हमें बताती हैं। ओके, अबाउट पोइट कैन ऑल्सो हेल्प। अगर हम पोइट के बारे में देखें ना तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू एनालाइज समथिंग क्रिटिकली। तो इसका पोइट है PB शैली, ठीक है। शैली कब था, जब रोमांटिक मोमेंट चला था। तो मतलब ये कि ये एक रोमांटिक पोइट होगा, और रोमांटिक पोइट अपनी पोइट्री में क्या चीज़ ज़्यादा डिस्कस करता है, नेचर, लव, इमोशंस और ये। तो यहाँ से भी हमें हिंट मिल गया, ठीक है। हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, पोइट खुद ही बता रहे हैं, स्पीकर इज़ पोइट हिमसेल्फ। फिर हमने देखना है पैटर्न ऑफ राइम एंड मीटर, ठीक हो गया। यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है इस स्टैंजा की, रिवर के साथ फॉर एवर राइम कर रहा है, तो विच मीन्स दैट
फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में राइमिंग स्कीम है, सेकंड और फोर्थ में है, तो विच मीन्स यहाँ पे राइमिंग स्कीम बन गया ए बी। फिर उसके बाद वाली 4 लाइंस में है सी डी, तो ये हमारा हो गया राइमिंग स्कीम। फिर हमने लिटरेरी डिवाइसेस देखने हैं, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस हम देखेंगे, चले सबसे पहले द फाउंटेन्स मिंगल विद द रिवर, यहाँ पे आई साउंड रिपीट हो रहा है मिंगल में, विद में, रिवर में, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस। फिर फर्स्ट लाइन की जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, ये सेकंड लाइन तक रोल ओवर कर रही है, एंड द रिवर्स विद द ओशन, यहाँ आके मीनिंग कंप्लीट हो रही है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंजैम्पमेंट। तो इस तरह हमने ना लिटरेरी डिवाइसेस को फाइंड करना है इस जो भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर, ठीक हो गया। फोकस ऑन मूड एंड टोन, मूड और टोन को देखना है जब हम पोइट्री वगैरह पढ़ रहे हो ना, तो उसका क्या मूड है, क्या टोन है, तो इसके अंदर पोइट का क्या मूड है कि वो चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई इन्फॉर्मेटिव टाइप का ना मूड है कि पोइट किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो इन्फॉर्मेटिव मूड हो गया। अच्छा, प्लॉट समरी फिर हमने थोड़ी बतानी होगी अपने क्रिटिकल एनालिसिस में, फिर हम लिखेंगे अपनी इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें अगर हमें क्लियर हो गई तो हम लिखने लग जाएंगे। सपोज़ हम लोग पेपर हॉल में हैं, एग्ज़ाम हॉल में हैं, हमें ये फर्स्ट स्टैंजा मिल गया है क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, तो हमने सबसे पहले टॉपिक पे फोकस किया, फिर वोकेबलरी, फिर हिस्टोरिकल सेटिंग, फिर थीम्स, कैरेक्टर्स, फिर राइमिंग स्कीम, ये सारा हमने ना समझ लिया, ठीक है। हमने दिमाग के अंदर बना लिया एक माइंड मैप कि ये चीज़ है, ठीक हो गया। फिर हम लिखने लग जाएंगे। लिखने कैसे लग जाएंगे, यहाँ पे साइड पे मैंने लिख लिया है, वैसे तो मैंने छोटा लिख लिया है सिर्फ समझाने के लिए, और इसमें जो है ना डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर से रेफरेंस मैंने नहीं डाला है, लेकिन एग्जाम में हमें ये करना चाहिए। In first stanza of poem Love's Philosophy, the tone is informative and explanatory. This poem is a romantic poem, so we find the themes of nature, love, emotions, and connectedness. Speaker gives a detail of how the things in nature mingle with one another. Poet uses enjambment and assonance in the first 2 lines and rhetorical question in the last 2 lines. Rhyming schemes A B C D. तो यहाँ पे ना जब हम पेपर में लिखेंगे ना कि रिटोरिकल क्वेश्चन यूज़ हुआ है, तो हम वहाँ पे उस क्वेश्चन को भी मेंशन करेंगे कि ये क्वेश्चन यूज़ हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट से डायरेक्टली उठा के हम लिख लेंगे, और जब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है तो हमें वहाँ से रेफरेंस देना होगा। जब हम कहेंगे एजोनेंस का यूज़ हुआ है तो हमें वहाँ से रेफरेंस देना होगा कि इन वर्ड्स में एजोनेंस का यूज़ हुआ है। तो दिस इज़ हाउ टू राइट स्ट्रॉन्ग एंड एन ऑथेंटिक क्रिटिकल एनालिसिस इन योर एग्ज़ाम हॉल। सो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल से मेथड स्टेप बाय स्टेप और टिप्स के साथ आप लोगों को बता दिया। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ गया है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप वहाँ पे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई, या फिर आप कोई टॉपिक भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे अगर आप लोगों ने कोई वीडियो देखनी है तो वो आप बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस। थैंक यू। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।